हाँ जी, मैं हूं हरीश और मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर अप कर रहे हैं ये है आईटीसी इनपुट टैक्स। ये आईटीसी चैप्टर का रिवीजन पार्ट 2 है। इसमें पार्ट 1 में मैंने सारे प्रोविजंस कवर कर लिए थे, सब कुछ हो गया था एक्सेप्ट सेक्शन 17। आप सेक्शन 17 देखेंगे, उसके साथ में कुछ सर्कुलर्स हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल 42 एंड 43, वो रूल्स भी यहीं पे कवर हो जाएंगे। इसी के साथ तुम्हारा पूरा आईटीसी चैप्टर का रिवीजन खत्म हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग दिस चैप्टर आईटीसी। पहली बात, पहला सेक्शन यहाँ पे है सेक्शन 17(5) दैट इज ब्लॉक क्रेडिट्स। अब ब्लॉक क्रेडिट्स में 11 ऐसे सब क्लॉजेज हैं जिनमें आईटीसी ब्लॉक के बारे में इन्होंने बताया है, तो एक एक करके देखते हैं। पहला सेक्शन तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, सेक्शन 17(5)(a) दैट इज आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल्स। अब मोटर व्हीकल्स के केस में तीन अलग अलग केसेस हैं, दो में आपको आईटीसी अलाउड है, थर्ड केस में आईटीसी ब्लॉक्ड है, जनरली ब्लॉक्ड है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन बताए और बोला एक्सेप्शनल केसेस में आईटीसी अलाउड होगा। पहला केस, ऐसी कोई मोटर व्हीकल विच इज डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड इफ इट इज यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तब आपको आईटीसी मिलेगा। तो दोनों चीजें अगर आपको एक केस में मिलेगी तब आईटीसी मिलेगा। दूसरा, ऐसी कोई मोटर व्हीकल विच इज डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस एंड विच इज हैविंग अ सीटिंग कैपेसिटी, अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 13 persons इंक्लूडिंग द ड्राइवर। एंड तीसरी बात, अगर आप उसको यूज करते हो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तब उस पर आईटीसी अलाउड होगा। तो तीनों चीजें होंगी तब आपको आईटीसी अलाउड होगा। एंड थर्ड केस, अब थर्ड केस में इनका डिसाइडिंग फैक्टर सीटिंग कैपेसिटी के ऊपर है। भले ही वो ऐसी मोटर व्हीकल है विच इज डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, भले ही वो ऐसी मोटर व्हीकल है जिसको यूज किया जाता है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, लेकिन अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी इज 13 और लेस देन 13 इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तब उस पर आईटीसी ब्लॉक्ड होगा। ठीक है, तो सीटिंग कैपेसिटी डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर 13 है इंक्लूडिंग द ड्राइवर तो भी आईटीसी ब्लॉक्ड है, लेस देन 13 है इंक्लूडिंग द ड्राइवर तो भी आईटीसी ब्लॉक्ड है। अगर मोर देन 13 होगा, जैसे 14, 15, 16, तब जाके आपको पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए भी एक्सेप्शन है। अगर ऐसी कोई मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 या लेस देन 13 है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, वो मैंने इनवर्ट सप्लाई ली, मैंने उसको लिया, खरीदा या जो भी है, उसकी इनवर्ट सप्लाई में मेरे को आईटीसी फिर भी मिल सकता है अगर मैं उसको यूज कर रहा हूं फॉर फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज। नीचे 3 टैक्सेबल सप्लाईज दिए उस पॉइंट में, अगर उनके लिए मैं यूज कर रहा हूं तो इनवर्ट पे आईटीसी ले सकता हूं। आउटवर्ड पे टैक्स पे करना, इनवर्ट पे आईटीसी मिलेगा। 3 केसेस है। अगर मैंने जो मोटर व्हीकल ली उसको मैं फर्दर सप्लाई कर रहा हूँ, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। दूसरा केस, जो मोटर व्हीकल मैंने ली उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहा हूँ, या फिर जो मोटर व्हीकल मैंने ली उसमें मैं इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, मतलब मोटर व्हीकल की ट्रेनिंग, ड्राइविंग की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। तो इनके केसेस में आउटवर्ड सप्लाई पे जब मैं टैक्स चार्ज कर रहा हूँ, आउटवर्ड पे टैक्स पे कर रहा हूँ, इनवर्ड पे आईटीसी मिलेगा। ये एक्सेप्शन है उस मोटर व्हीकल की जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 या लेस देन 13 होगी इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो उसके केस में भी ये तीनों केसेस में आईटीसी अलाउड होगा। अब एक बात समझना, जो पॉइंट 3 में जो एक्सेप्शन मैंने लिखा है ऑरेंज में, उसमें ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज। अब आप तीनों जो एक्सेप्शंस लिखोगे, आईटीसी अलाउड है ऐसा लिख भी दोगे पेपर में, लेकिन जब तक ये वर्ड नहीं लिखोगे ना, आपके मार्क्स को मतलब ऐसे तो मिल जाएंगे, लेकिन बेटर में आपको प्रेजेंटेशन तब होगा जब आप लिखोगे फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, तो ये था। अब कंक्लूजन में मैंने वापस क्लियर कर दिया क्योंकि लोगों को फिर भी बातें बार बार कंफ्यूज हो रही थी, और एक एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्ट किया था जहाँ पे एक्सक्लूडिंग ड्राइवर बोल दिया। तो आप बात समझना, कंक्लूजन में तीनों ही केसेस में आपको हर बार यही देखना है, इंक्लूडिंग द ड्राइवर, मोर देन 13 इंक्लूडिंग द ड्राइवर, साथ में अगर उसको बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो आईटीसी अलाउड होगा। लेकिन अगर 13 या फिर लेस देन 13 है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तब आईटीसी ब्लॉक होगा। भले ही आप बिजनेस के लिए यूज करो मत करो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीटिंग कैपेसिटी अगर 13 या लेस देन 13 है इंक्लूडिंग ड्राइवर, आईटीसी ब्लॉक्ड है। ये पूरी बातें थी सेक्शन 17(5)(a) की आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल्स। उसी के साथ में नेक्स्ट है सेक्शन 17(5) क्लॉज डबल ए। ये वेसल और एयरक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये सिमिलर लाइंस पे ड्राफ्ट किए जो हमने अभी ऊपर प्रोविजन देखा। पॉइंट नंबर 1 में, अगर कोई वेसल और एयरक्राफ्ट मैंने ली है और उसको यूज कर रहा हूं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो आईटीसी अलाउड होगा। दूसरा केस, अगर मैंने वेसल और एयरक्राफ्ट लिया है और उसको यूज कर रहा हूं फॉर फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज, आउटवर्ड पे टैक्स पे कर रहा हूं, इनवर्ड पे आईटीसी मिल जाएगा। यहाँ पे 4 बातें लिखी है बट वो एक्चुअली 3 ही केसेस है। कोई वेसल और एयरक्राफ्ट ली एंड फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल और वेसल, मोटर व्हीकल नहीं सॉरी, वेसल और एयरक्राफ्ट अगर उसका फर्दर सप्लाई कर रहा हूं तो आईटीसी मिल जाएगा। दूसरा, अगर मैंने कोई वेसल और एयरक्राफ्ट ली है और उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहा हूं, या फिर तीसरा, जो वेसल और एयरक्राफ्ट मैंने ली है
उसमें मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेशन ऑफ सच वेसल या फिर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेशन ऑफ सच एयरक्राफ्ट। तो ऐसे केसेस में आउटवर्ड सप्लाई पे अगर टैक्स पे कर रहे हो तो इनवर्ड पे आपको आईटीसी मिल जाएगा, जो भी आपने वेसल और एयरक्राफ्ट लिया है। ये दो ही केसेस है जहां पे आपको आईटीसी मिलता है। इसके अलावा वेसल और एयरक्राफ्ट को कोई भी पर्पस के लिए यूज करो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फिर भी आईटीसी ब्लॉक होगा। ठीक है, बिजनेस में यूज करो मत करो, दैट इज नॉट एनीथिंग। ऊपर वाले दो जो पॉइंट्स में लिखा हुआ है उसके अलावा आप कोई भी पर्पस के लिए यूज करोगे तो आपका आईटीसी ब्लॉक होगा। ये वेसल और एयरक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में है। सेक्शन 17(5) का क्लॉज डबल है। अब एक बात समझना, जहां पे मैंने येलो हाईलाइट किया सेक्शन 17(5) के लिए खाली बोल रहा हूँ, जहां पे भी येलो हाईलाइट किया दैट मींस वो ब्लॉक्ड है। ये मैंने इस तरीके से, कहीं आपसे गलती ना हो जाए समझने में देखने में, तो येलो जहां पे भी हाईलाइट है, येलो इज ब्लॉक्ड आईटीसी। ठीक है, आगे इसी तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट अब प्रोविजन दिख रहा है सेक्शन 17(5)(a)(b), दिस इज आईटीसी ऑन नोटिफाइड सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट। अब एक बात समझना, कोई मोटर व्हीकल है, वेसल है और एयरक्राफ्ट है, इसके लिए मैंने ये तीनों में से कोई सर्विस ली, जनरल इंश्योरेंस सर्विस ली, इसके लिए मैंने सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस ली, या फिर इसके लिए मेरे पास है नहीं, मैंने खरीदी नहीं है, मैंने लीज पे ले ली, रेंट पे ले ली, हायरिंग पे ले ली, ये जो तू तीनों मैंने ये इनवर्ट सप्लाईज ली है, क्या इस पे मेरे को आईटीसी मिलेगा? तो इसके लिए इन्होंने बोला डिसाइडिंग फैक्टर होगा ये मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट खुद डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर ये मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट ऐसी कैटेगरी की है विच इज एलिजिबल फॉर आईटीसी अंडर सेक्शन 17(5)(a) या फिर डबल ए, तो इसके लिए अगर आप इन तीनों में से कोई भी सर्विस लेते हो तो इन पे भी आपको आईटीसी मिलेगा। अगर मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट पे एलिजिबल है आईटीसी तो इन सर्विसेज पे भी मिल जाएगा। इसके लिए आप जनरल इंश्योरेंस लो, इसके लिए आप सर्विसिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की सर्विस लो, या फिर इस ऐसी कैटेगरी को आप लीज पे ले लो, रेंट पे ले लो, हायरिंग पे ले लो, इन सर्विसेज का भी आपको आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर मोटर व्हीकल ऐसी है, मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट ऐसी है विच इज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी अंडर द अबव प्रोविजन सेक्शन 17(5)(a) में या डबल ए में, इसको इसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलता, तो इसके रिस्पेक्ट में, इस ऐसी कैटेगरी के रिस्पेक्ट में आप जब जनरल इंश्योरेंस लोगे उस पर भी नहीं मिलेगा, आप सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस लोगे उस पर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। और ऐसी कैटेगरी की मोटर व्हीकल और वेसल, एयरक्राफ्ट अगर आपने लीज पे ली, रेंट पे ली, हायरिंग पे ली, आपको उस लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग पे भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो डिसाइडिंग फैक्टर ये मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट होती है। इसको इस तरीके से देखना, ये स्क्रीन पे शायद डायग्राम से तुमको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। ये खुद अगर अलाउड है इसके ऊपर आईटीसी, तो इसके रिस्पेक्ट में ये तीनों सर्विसेज पे भी आपको आईटीसी अलाउड होगी। लेकिन मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट ऐसी है जिसमें खुद पे आईटीसी नहीं मिलता, तो ये तीनों सर्विसेज के रिस्पेक्ट में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये था ब्लॉक्ड वाली बातें, ये थी अलाउड वाली बातें, एंड लास्टली ये था वो पूरा डेटा जो हमने नोट्स में देखा। सेक्शन 17(5)(a)(b) का ब्लॉक वाला बात तो यहाँ पे हो गया, लेकिन सेक्शन 17(5)(a)(b) और कुछ बोलता है। यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस में उन्होंने अलाउ कर दिया, यहाँ पे कहीं पे भी येलो नहीं है, यहाँ पे उन लोग ने अलाउ कर दिया आईटीसी। लेकिन सिर्फ दो सर्विसेज, दो जनरल इंश्योरेंस वाली सर्विस और दूसरी सर्विसिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की सर्विस अगर किसी मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में ली जाती है और दो ऐसे रेसिपिएंट्स हैं वो ये दोनों सर्विस लेते हैं, तो उनके ऊपर आईटीसी वो ले सकते हैं। कोई मैन्युफैक्चरर है जो मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करता है और उसके वो मैन्युफैक्चर्ड वाले मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए वो जनरल इंश्योरेंस लेता है, तो इस इनवर्ड पे आईटीसी ले सकता है। और अगर वो सर्विसिंग, रिपेयर्स और मेंटेनेंस की सर्विस लेता है तो इस इनवर्ड पे वो आईटीसी ले सकता है। दूसरा कैटेगरी का पर्सन, कोई जनरल इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर है, वो मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट की जनरल इंश्योरेंस करवाता है, आउटवर्ड पे टैक्स पे करता होगा, तो जब वो जनरल इंश्योरेंस की सर्विस करवाता है इसके लिए वो इनवर्ड इंश्योरेंस लेता है। जैसे मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट की इंश्योरेंस करवाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए वो री इंश्योरेंस करवा के इनवर्ड लेता है, तो इस इनवर्ड री इंश्योरेंस पे भी उसको आईटीसी मिलेगा। इसको मैं 2x2 मैट्रिक्स की तरह याद करता था अपने एग्जाम में। देखो ये ऐसे, ये सिर्फ दो सर्विस के लिए, वो तीसरी वाली के लिए अप्लाई नहीं होता, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग के लिए। ये दोनों सर्विसेज है, इन दोनों सर्विसेज के लिए ये दोनों रेसिपिएंट्स हैं, तो आपको आईटीसी अलाउड हो जाएगा। ये 2x2 मैट्रिक्स है, इन सब केस में आपको मैन्युफैक्चरर के लिए दोनों अलाउड है, एंड सर्विस अगर वो इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर है मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का, तो ये दोनों सर्विसेज उसके लिए अलाउड होंगी। ये सेक्शन 17(5)(a)(b) की पूरी कहानी थी। अब एक बार स्क्रीन पे यहाँ पे देखो, हेडिंग में देखना, हेडिंग में मैंने लिखा है सेक्शन 17(5)(a)(b) रीड विद सेक्शन 17(5)(b)(1). ठीक है, वो आई नहीं है, वो 1 है। वहां पे एक क्लॉज ऐसा था जो मेरे को यहाँ पे लाके आपको साथ में पढ़ाना पड़ा, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग वाला, वो वहां पे आएगा। ठीक है, तो ये इसको रीड विद करके पढ़ा है, वहां पे जाके मैं तुमको वापस से बता देता हूँ। अब उसी सेक्शन पे जा रहे हैं, ये पूरा हो गया AB वाला। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज है सेक्शन 17(5)(b) का,
यहाँ पे देखो पूरा ये सब येलो है, ये साइड पे पूरा आपको ये आईटीसी ब्लॉक्ड है। इसका पहला वाला पॉइंट देखते हैं। पहले वाले पॉइंट में 7 ऐसी सर्विसेज है जिन पे आईटीसी ब्लॉक्ड है, बिल्कुल ब्लॉक्ड है। मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, आप हो, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ये सर्विसेज ब्लॉक्ड है, इन पे आईटीसी नहीं मिलेगा। फूड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग रेंटिंग हायरिंग की सर्विसेज, या फिर लास्टली लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इन सर्विसेज पे आईटीसी ब्लॉक्ड है, जनरली तो ब्लॉक्ड है। बट देर आर 2 एक्सेप्शनल केसेस। इन दोनों एक्सेप्शनल केसेस में अगर ये सर्विसेज कोई लेता है तो उस पर आईटीसी को ले सकता है, ठीक है। एक ऑरेंज हाईलाइट में लिखा है और दूसरा ग्रीन हाईलाइट में लिखा है। अगर मैंने इनवर्ट सप्लाईज, पहले वाला बोल रहा हूं, अगर मैंने इनवर्ट सप्लाईज ली है फॉर मेकिंग फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, आउटवर्ड पे टैक्स पे कर रहा हूं, तो इन कोई भी सर्विसेज के इनवर्ट पे मैं आईटीसी ले सकता हूं। दो तरीके के आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, या तो सेम कैटेगरी की, जो भी मैंने लिया वही मैं सेम कैटेगरी के आगे दे, फॉर एग्जाम्पल फूड एंड बेवरेजेस लिया और वही मैं आगे सप्लाई कर देता हूँ। ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया और कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट में आगे दे देता हूँ। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में होता है, मेरे को पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब उससे मैंने सर्विस ली और आगे दे दी। बट इन सिंपल आगे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर दो, इनवर्ड पे आईटीसी मिलेगा। और दूसरा केस, अगर आप उसको एज अ कॉम्पोजिट सप्लाई दे रहे हो, सब सर्विस का बंडल बना के एक कॉम्पोजिट सप्लाई दे रहे हो, तो ऐसे ही इनवर्ड पे भी आपको आईटीसी मिलेगा, क्योंकि आप आउटवर्ड टैक्सेबल कर रहे हो। दूसरा एक्सेप्शन, where it is obligatory for an employer to provide these services to an employee under any law for the time being. तो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये सर्विस दे रहा है एज पर एन ऑब्लिगेशन, एंड दैट ऑब्लिगेशन इज एज पर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो ये देने के लिए उसने ऐसी कोई भी सर्विस इनवर्ट सप्लाई ली है, तो उसके लिए भी उसको आईटीसी मिलेगा, क्योंकि वो लॉ के ऑब्लिगेशन को कंप्लाई कर रहा है। ये पॉइंट 1 था। इसके साथ में इसी फ्लो में पॉइंट नंबर 2 और 3 में भी यही बातें बोली कि अगर कोई मेंबरशिप ऑफ क्लब है या फिर हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर है, उस पे आईटीसी ब्लॉक्ड है। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड वाले लास्ट पॉइंट में बोला कोई ट्रैवल बेनिफिट्स अगर एक्सटेंड किए जाते हैं एम्प्लॉइज को अंडर एनी लीव ट्रैवल कंसेशन, या फिर वेकेशन पे जब जा रहा है होम ट्रैवल कंसेशन, तो ऐसे केसेस की इनवर्ट सप्लाई पे आईटीसी ब्लॉक है, ये दोनों केसेस में। लेकिन एक्सेप्शन में यही है कि ऑब्लिगेशन को कंप्लाई करना है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये सर्विसेज दी है जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लाइंग विद ऑब्लिगेशन व्हिच इज एज पर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो ये अपने एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा है, इसके लिए इसने इनवर्ट सप्लाई पे आईटीसी, इनवर्ट सप्लाई पे इसको आईटीसी मिल जाएगा अगर ये लॉ को कंप्लाई करने के लिए लेता है। तो ये था सेक्शन 17(5)(b) के बारे में। अब एक बात समझना, पॉइंट नंबर 1 में जो 6th वाला पॉइंट है, लीजिंग रेंटिंग हायरिंग वाला, वो यही पॉइंट है। तो लीजिंग रेंटिंग हायरिंग के लिए आपको ये प्रोविजंस भी देखने हैं, एंड साथ ही साथ आपको वहां पे भी उसको साथ में रीड करना पड़ेगा, तो तब जाके आपको ये बराबर आंसर क्लिक होकर जरूर भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको भी दिमाग में रखना, उसको भी दिमाग में रखना, अकॉर्डिंगली तुम अपना आंसर देना, ठीक है। तो ये सेक्शन 17(5)(b) था। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेक्शन 17(5)(c) की। दिस इज आईटीसी ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो हेडिंग में जो लिखा है वही पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहा हूं और उसके लिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है, तो आईटीसी ब्लॉक्ड है। इस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे मैं आईटीसी नहीं ले सकता। लेकिन नीचे 3 एक्सेप्शन है, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 में 3 एक्सेप्शन है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मैंने ली है, मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ली है, तो भी आईटीसी मिलेगा। पहला एक्सेप्शन, अगर मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, सिंपल है, आउटवर्ड पे टैक्स पे कर रहा हूं, इनवर्ड पे आईटीसी मिलेगा। सेकंड एक्सेप्शन, अगर मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बट द वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नॉट कैपिटलाइज इन द बुक्स, ठीक है, मैंने कैपिटलाइज नहीं किया उस खर्चे को बुक्स में, तो जो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस मैंने ली उसकी इनवर्ड पे मैं आईटीसी ले सकता हूं। एंड थर्ड एक्सेप्शन, मैंने जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली वो कंस्ट्रक्शन के लिए थी, बट कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तब मुझे आईटीसी मिल जाएगा। ये 3 एक्सेप्शन है, यहाँ पे मुझको आईटीसी मिलेगा इवन दो मैं कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एक बात समझना, प्लांट एंड मशीनरी के लिए नीचे कुछ बात है, वो आपको और भी समझनी पड़ेगी क्लियरली। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में ले रहा हूँ प्लांट एंड मशीनरी के लिए, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे आईटीसी ले सकता हूँ, लेकिन नीचे प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन बोलती है कि प्लांट एंड मशीनरी मींस एनी apparatus, इक्विपमेंट और मशीनरी व्हिच इज फिक्स्ड टू अर्थ बाय अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट और अ फाउंडेशन, एंड इट आल्सो इंक्लूड्स फाउंडेशन और सच स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो ये सब कुछ, ये जो भी दोनों पॉइंट्स में लिखा हुआ है ए और बी में, ये प्लांट एंड मशीनरी है, माना जाता है, मीनिंग है, एंड इट आल्सो इंक्लूड। इसके लिए अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया तो उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे आईटीसी अलाउड है। लेकिन वर्क प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूड्स दीज 3 एलिमेंट्स। ये जो येलो में लिखा है ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, जो एकदम नीचे लिखा हुआ है। अगर कोई लैंड बिल्डिंग या फिर सिविल स्ट्रक्चर है, या फिर कोई टेलीकम्युनिकेशन टावर है, या फिर प्लांट पाइपलाइंस व्हिच आर लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, ये तीनों चीजें प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, नहीं है।
और अगर ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, इसके लिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली, तो इस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड है। ठीक है, मेक इट वेरी क्लियर, ये चीजें प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, इनके लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर ले रहे हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस वाज वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट सेक्शन 17(5)(c) के ऊपर था। अब सिमिलर लाइंस पे नीचे बात की गई है कि अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहे हो उसके लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर लेते हो तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, यहां पे बोला। लेकिन सेक्शन 17(5)(d) इन लोग बोलते हैं कि उसी कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई इनवर्ट सप्लाईज लेते हो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के अलावा, फॉर एग्जांपल सीमेंट, स्टील, रेती, इसको मैं बोलता था सीएसआर, सीमेंट, स्टील, रेती। ठीक है, याद होता था इससे। तो अगर ऐसी कोई इनवर्ट सप्लाईज मैंने ली है, सीमेंट, स्टील, रेती या कुछ और भी, तो क्या इस पे मैं आईटीसी ले सकता हूं? तो इस पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। पॉइंट 1 यही बोलता है कि आपने अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ऑन ओन अकाउंट, खुद के लिए, ठीक है, इवन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मैं अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग भी बना रहा हूं, अपनी ऑफिस बिल्डिंग भी बना रहा हूं या कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, तो भी मुझको आईटीसी नहीं मिलेगा इन इनवर्ट सप्लाईज का जो मैंने यूज किया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगेन वही 3 एक्सेप्शन से जो ऊपर देखे थे, सेम टू सेम है। मैंने जो भी इनवर्ट सप्लाईज ली उसको अगर मैं आगे दे रहा हूं फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस टू अदर पार्टी, तब मैं इस इनवर्ट सप्लाईज पे आईटीसी ले सकता हूं। दूसरा एक्सेप्शन, मैंने जो इनवर्ट सप्लाईज ली है जिस कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, उस कंस्ट्रक्शन वैल्यू को मैंने बुक्स में कैपिटलाइज नहीं किया, खर्चे में मैंने पीएनएल में अकाउंट में डाल दिया, तो ऐसी वाली इनवर्ट सप्लाईज पे मैं आईटीसी ले सकता हूं। एंड लास्टली, जो भी इनवर्ट सप्लाईज लेता हूं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, उस पर भी आईटीसी मिलेगा। अब प्लांट एंड मशीनरी को भी वहीं पे ऊपर जो देखा था उसी प्रोविजंस के हिसाब से आप रीड कर लो। वो 3 जो येलो वाले थे उस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। 3 येलो केसेस में अगर इनवर्ट सप्लाईज लेते हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 17(5)(d) था। अब ये पूरा 17(5) खत्म हुआ। अब कुछ छोटे छोटे प्रोविजंस हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटे छोटे पे भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है। पहले जो 3 है इसमें 17(5)(e)(f)(g), इनको एक फ्लो में पढ़ते हैं। देखो, कोई इनवर्ट सप्लाईज ली है, पहला ई वाला बोलता है कि इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो कॉम्पोजिशन स्कीम पे अगर टैक्स पे किया गया है मेरे सप्लायर ने, तो मैं एज अ रेसिपिएंट उसका आईटीसी नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो सप्लायर उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई है, उसको टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करना चाहिए था, ना उसको मेरे से टैक्स चार्ज करना चाहिए था। गलती से उसने टैक्स इनवॉइस भी दे दिया और उसमें टैक्स चार्ज भी कर दिया। ऐसा जो अमाउंट जिसमें टैक्स पे किया गया अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, मैं उसका आईटीसी नहीं ले सकता हूं, भले मेरे पास इनवॉइस आ गया। दूसरा 17(5)(f) बोलता है अगर कोई ऐसी इनवर्ट सप्लाईज है विच इज रिसीव्ड बाय एनआरटीपी, तो एनआरटीपी को उसका आईटीसी नहीं मिलता। बट ओनली एक्सेप्ट वन केस है जहां पे गुड्स आर इंपोर्टेड बाय, तो एनआरटीपी जो भी गुड्स इंपोर्ट करता है उन पे वो आईटीसी ले सकता है। एंड थर्ड केस वहां पे है 17(5)(g) के बारे में, अगर कोई इनवर्ट सप्लाईज है विच आर यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, तो ऐसी इनवर्ट सप्लाईज का आप आईटीसी नहीं ले सकते। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 17(5)(h), उसके बाद वाला मैंने उसको ही हाईलाइट कर दिया। उसमें क्या हाईलाइट करूं, मेरे को वो पूरी बात ही इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसे गुड्स विच आर लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ या फिर डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स, ऐसे गुड्स के केस में भी आप उन गुड्स के रिस्पेक्ट में जो भी आपने इनपुट यूज किए उसका इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स, उसका आईटीसी नहीं ले सकते। गिफ्ट और फ्री सैंपल्स को ब्लू इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि उससे रिलेटेड एक सर्कुलर है, वो अभी एक मिनट में बताता हूँ। पहले लास्ट वाला प्रोविजन देख लो। 17(5)(i) में कोई ऐसा टैक्स है विच इज पेड अंडर सेक्शन 74, 129 या फिर 130, उन टैक्सेस का भी आईटीसी नहीं ले सकते। अब गिफ्ट और फ्री सैंपल्स के लिए नीचे सर्कुलर तो है वर्डिंग में, बट इसको बेटर तरीके यहाँ से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो देखो, 2 प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, बहुत ध्यान से देखना। कोई ऐसा गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल्स है, ऑब्वियसली गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल्स विदाउट कंसिडरेशन होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 1 देखते हैं। ऐसे केस में दिस गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई। मेरे लिए, मैंने अगर उसको गिफ्ट दे दिया तो मेरे लिए सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि सप्लाई होने के लिए इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड उसमें कंसिडरेशन भी होना चाहिए। कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं होगा। एंड दूसरी बात, सेक्शन 17(5)(h) अब भी देखा, वो बोलता है कोई भी गिफ्ट या फ्री सैंपल्स पे आप आईटीसी नहीं ले सकते। ये प्रोबेबिलिटी 1 है। दूसरा प्रोबेबिलिटी, अगर आपके जो गिफ्ट और फ्री सैंपल है, इफ इट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 1, क्योंकि शेड्यूल 1 में ऐसे ट्रांजेक्शन है विच आर कंसिडर्ड एज सप्लाई इवन दो वो विदाउट कंसिडरेशन होते, 4 पैराज है उसमें। तो अगर शेड्यूल 1 में सप्लाई मान लिया गया है, सप्लाई है, तो मैं आउटवर्ड पे टैक्स पे करूंगा, और अगर आउटवर्ड पे टैक्स पे करूंगा तो इनवर्ड पे आईटीसी मिलेगा। दिस इज द पॉइंट। ये सेकंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने गिफ्ट और फ्री सैंपल्स दिए, वो सप्लाई मान ली गए, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ और बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, या फिर मैंने अपने रिलेटेड पर्संस को दिया, जो भी दिया, ऐसे केसेस में उन गिफ्ट और से वो मैंने सप्लाई मान ली गया, मैंने आउटवर्ड पे टैक्स पे किया, तो इसके लिए मैं इनवर्ड पे आईटीसी ले सकता हूं, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सैंपल्स और फ्री गिफ्ट्स के लिए था।
ये सर्कुलर था। अब और एक सर्कुलर है नीचे, ये आप वर्डिंग से यहाँ पे पढ़ लेना सैंपल्स को। सब कुछ कवर कर लिया। अब बाय वन गेट वन फ्री ऑफर के बारे में ये वर्डिंग्स भी है, लेकिन पहले आप एक बार समझ लो बाय वन गेट वन में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टोर में जाते हो जहाँ पे बाय वन टी शर्ट गेट वन टी शर्ट फ्री ऐसे ऑफर्स होते हैं, तो आपको कैसे रीड करना है, कैसे समझना है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री के फेवर में इन्होंने क्लैरिफिकेशन लाया, सर्कुलर लाया। पहला पॉइंट बोलता है कि आपको ऑफर इंटरप्रेट कैसे करना है जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ऐसे नहीं इंटरप्रेट करना कि बाय वन टी शर्ट एट 699 एंड गेट वन फ्री, ये तो बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोगे। सप्लायर के लिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ऐसा कंसिडर करेंगे। तो सप्लायर एक टी शर्ट उसने 699 में सेल की, तो इसके लिए वो आईटीसी ले सकता है, लेकिन दूसरी वाली तो उसने फ्री दे दी, उस फ्री वाली टी शर्ट के लिए वो आईटीसी नहीं ले पाएगा। इसीलिए दिस इज द इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन। इसको आप सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। सेलर के लिए मान लो मैं मेरा वो स्टोर है और मैं टी शर्ट सेल करता हूँ, तो मेरा मेंटली मैं अपने दिमाग में मैथमेटिकली ये सोचूंगा कि मैंने दो टी शर्ट 699 में बेची है, तो मेरे लिए सोल्ड टू टी शर्ट्स एट 699, इसीलिए दिस शुड बी कंसिडर्ड एज टू सप्लाईज एट द प्राइस ऑफ वन। एक सिंगल प्राइस पे मैंने दो टी शर्ट्स बेच दी, ऐसा सोचूंगा तो मेरे को उन दोनों टी शर्ट्स के लिए जो भी आईटीसी है वो मैं ले पाऊंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर वन था। दूसरा पॉइंट, इसके लिए आप टैक्सेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करोगे या फिर इस पे रेट ऑफ टैक्स कैसे लगाओगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला पहले देख लेना कि वो कॉम्पोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है, उसके हिसाब से अगर कॉम्पोजिट है तो उस बंडल में जो भी प्रिंसिपल सप्लाई है उसका टैक्स रेट लगा देना, और अगर मिक्स सप्लाई है तो उस बंडल के अंदर जो भी हाईएस्ट टैक्स रेट वाला एलिमेंट होगा वही टैक्स रेट लेके पूरे वैल्यू पे लगाना। लास्ट पॉइंट बोलता है भाई कंक्लूजन के लिए, ऐसे जो भी बाय वन गेट वन ऑफर में जितना भी आप सप्लाई करते हो उसकी इनवर्ट सप्लाई पे आप आईटीसी ले सकते हो, आईटीसी इज अलाउड। ये पूरे प्रोविजन सेक्शन 17(5) के खत्म हुए। हमने ये सारा यहाँ पे तुम देख लिया। अब इसके साथ में जो यहाँ क्लैरिफिकेशन भी हो गए। नेक्स्ट मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना जा रहा हूँ सेक्शन 17(1) एंड 2, अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी के बारे में। अब एक बात जनरली समझो कि अगर अपोर्शनमेंट की बात ना भी करूं, मैं जनरली बोलता हूं अगर मैंने कोई इनपुट्स लिए, इनवर्ट सप्लाईज, इनपुट्स इनपुट सर्विस कैपिटल जो भी इनवर्ट सप्लाईज लिए उनको यूज करता हूं एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस तो पूरा आईटीसी ले सकता हूं, और अगर इनको मैं यूज करता हूं एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस तो ₹1 का भी आईटीसी नहीं मिलेगा, फुल विल बी डिसअलाउड। लेकिन अगर जो मैंने इनवर्ट सप्लाईज लिए उनको मैं कॉमनली यूज करता हूं पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, ऐसे इनवर्ट सप्लाईज पे जो आईटीसी है वो फुल आईटीसी नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट मिलेगा। ओनली दैट मच आईटीसी विच इज एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स बिजनेस पर्पस उतना मिलेगा, एंड आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स नॉन बिजनेस पर्पस मेरे को वो नहीं मिलेगा। तो अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा इस आईटीसी का, और ये अपोर्शनमेंट करने के लिए अपन देखेंगे रूल 42 एंड 43। ये 17(1) और 2 ये बोलते हैं कि भाई अपोर्शन में आपको करना पड़ेगा, फुल आईटीसी नहीं मिलेगा। सिमिलर लाइंस पे कोई इनवर्ट सप्लाईज ली है और उस इनवर्ट सप्लाईज से मैं फुल्ली टैक्सेबल सप्लाईज ही करता हूँ एक्सक्लूसिवली, तो टैक्सेबल या जीरो रेटेड तो मेरे को पूरा आईटीसी मिलेगा। और अगर इससे मैं फुल्ली एग्जाम सप्लाईज करता हूँ एक्सक्लूसिवली तो मेरे को पूरा आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कॉमन यूज करता हूँ इनवर्ट सप्लाईज का, एक पार्ट में यूज करता हूँ पार्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज एंड पार्टली फॉर एग्जाम सप्लाईज, तब फुल आईटीसी नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगा। ओनली आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जाम टैक्सेबल सप्लाईज एंड जीरो रेटेड सप्लाईज उतना मिलेगा, और आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाईज उतना मेरे को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अपोर्शनमेंट करने के लिए, आईटीसी का अपोर्शनमेंट करने के लिए रूल 42 एंड 43 देखा जाता है। 17(1) और 2 खाली बोलते हैं अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आपको कैसे करना पड़ेगा, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको अपोर्शनमेंट करना है ऑफ आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज तो रूल 42 है, और अगर आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स है उसका मेरे को अपोर्शनमेंट करना है तो रूल 43 देखना होगा। बट both these rules require the support of section 17(3). 17(3) बताता है what is the exempt supplies for the purpose of rule 42 and 43। जब भी 42 43 कराएंगे अभी 5 मिनट के बाद में, उसमें बार बार एग्जाम सप्लाई आता है, और वो एग्जाम सप्लाई का यहाँ पे वैल्यू आपको यहाँ से लेना होगा, 17(3) बताएगा। अब मैं 1 सेकंड में, मैं तुमको 10 सेकंड में वहां पे लेके जाता हूँ, बट पहले समझो 17(3) इज थोड़ा अलग। एग्जाम सप्लाई बाकी पूरे जीएसटी में आपको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है, लेकिन 17(3) का एग्जाम सप्लाई थोड़ा अलग है। कुछ नॉर्मल में आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन करने होंगे, फिर जो वैल्यू आएगा वो एग्जाम सप्लाई होगा, एंड दैट इज टू बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रूल्स 42 एंड 43। कुछ चीजें आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएंगी, डोंट फाइंड आउट द लॉजिक, दिस इज नॉट द राइट टाइम। आपका टाइम अगर नहीं समझ में आ रहा है उसको एक बार के लिए रट लो, क्योंकि जब आप एग्जाम सप्लाई समझ पाओगे तब आप 42 और 43 बराबर से क्रैक कर पाओगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा तो फिलहाल के लिए रट लेना,
डोंट फाइंड लॉजिक इन दैट। और मैंने बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से, तो डोंट वरी, मैंने वहां पे कोई मिस्टेक नहीं की है। 17.3 एज यू कैन सी, मैं यहाँ पे सिर्फ तुमको 17.3 का आधा टेबल बता रहा हूँ। इसमें तुमको 6 पॉइंट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एग्जाम सप्लाई में ये 6 चीजें आएंगी, नो इफ नो बट, बस ये एग्जाम सप्लाई में आएंगी 17.3 के हिसाब से, रूल 42 और 43 के लिए। पहले जो 3 पॉइंट्स है वो एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन ही बोलती है कि भाई एज पर 247 सेक्शन 247 जो एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि ये 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो होली एग्जाम सप्लाईज, दूसरा नील रेटेड, और तीसरा सप्लाईज ऑन विच नो जीएसटी, सप्लाईज नॉट लिविएबल टू जीएसटी। ये तीनों चीजें आपको एग्जाम सप्लाई में लेनी है। उसके बाद 4, 5 और 6 वाले पॉइंट में ये 17.3 ने जानबूझ के ऐड करवाया, ठीक है, 42, 43 के लिए। थर्ड सॉरी फोर्थ वाला पॉइंट, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई विच इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूं तो मेरा आउटवर्ड सप्लाई जहां पे आरसीएम में टैक्स पे किया जाएगा, रेसिपिएंट पे किया जाएगा, ये टैक्सेबल है। लेकिन 17.3 बोलता है नहीं भाई, इसको एग्जाम सप्लाई मानेंगे और इस वैल्यू को आप 17.3 में, तो जहां पे भी ये टैक्सेबल में पड़ा होगा उसको खींच के लाके यहाँ पे डालना, आउटवर्ड सप्लाई विच आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम, ठीक है। ये मेरे लिए, सप्लायर के लिए एग्जाम सप्लाई में आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट सॉरी फोर्थ हो गया। फिफ्थ पॉइंट, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। देखो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज ना गुड्स है ना सर्विसेज है, वो जीएसटी के स्कोप से बाहर है, वो गुड्स में भी नहीं आते, सर्विस में भी नहीं आते, लेकिन यहाँ पे आएगा। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज का वैल्यू आपको यहाँ पे लेना है, और वैल्यू लेने के लिए आपको लेना है 1% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। जो भी आपका सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस है उसका 1% ले लेना। तो अगर 2.5 करोड़ की सिक्योरिटीज सेल की है तो उसका 1% ले लेना, 2,50,000 आपका आंसर इसमें आएगा। फिफ्थ पॉइंट। Sixth point, sale of building, sale of land, sale of building, where the entire consideration is received after its first occupation or its completion certificate, whichever is earlier. ऐसी sale of land और building, ये तो शेड्यूल 3 में है, neither supply of goods nor supply of services। लेकिन यहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाई में मानना पड़ेगा, उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई में लेना है। ये सेक्शन 17.3 है, इसने बोला है तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ तो पर्पस है उनका, उस पर्पस को मीट करने के लिए आपको ये अंदर यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये 6 चीजें एग्जाम सप्लाई में आएंगी। अब सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग की वैल्यू आपको वो लेनी है जो स्टैम्प ड्यूटी पर्पस के लिए ली थी, वो लेनी है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज को अच्छे से समझना। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज के लिए 1% ऑफ द सेल वैल्यू, एंड सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको लेनी है। ये 6 चीजें एग्जाम सप्लाई में ऐड होंगी, एग्जाम सप्लाई में ली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट 3 एक्सक्लूजन है जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये एक्सक्लूड होंगे, ये एग्जाम सप्लाई में नहीं आएंगे। पहला एक्सक्लूजन, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज विच इज स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 वो वाले एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बताता है विच इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लेकिन उसको आपको एग्जाम सप्लाई से निकाल देना है। बस सिर्फ एक है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वो शेड्यूल 3 में आता है, लेकिन वो आपको एक्सक्लूड नहीं करना, वो इंक्लूजन्स में आता है, वो क्लियरली इंक्लूजन्स में बोला है, और यहाँ पे उसको एक्सक्लूड नहीं करना है आपको। Point number second वाला exclusion, services which are by way of extending loans, advances and deposit where the consideration is in the form of interest। टेक्निकली ये एक एग्जाम सप्लाई है, ये आपको इसमें नहीं आना चाहिए, ऊपर एग्जाम सप्लाई में ही होना चाहिए, लेकिन ये एक्सक्लूड करना है, ये आपको एक्सक्लूड करना है, एग्जाम सप्लाई में से निकाल देना है। एंड लास्टली, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन अ वेसल टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए भी आपको ये एग्जाम सप्लाई से निकालना होगा, ठीक है। आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन है, याद रखना, अगर वेसल में हो रहे टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया तो आपको ये निकालना होगा। ये एक्सक्लूजन है। और उसके बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड वैट, ये वैल्यू भी आपको निकालनी होगी। और लास्ट में जो आपको मिलेगा वो होगा वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 एंड 43। ये है रूल 42, 43 का। अब एक बात समझना, इसमें एक लास्ट पॉइंट खाली बता रहा हूं कि जो सेकंड वाली एक्सक्लूजन है, that is services by way of extending loans, advances and deposit where the consideration is in the form of interest। ये ऐसे एग्जाम सप्लाई है, लेकिन यहां से निकाल देना। लेकिन अगर बैंक्स के लिए बात कर रहे हो, नीचे वाले पॉइंट में लिखा है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी के केस में अगर आपको ये डिटरमाइन करना है तो उसके लिए ये आपको एक्सक्लूड नहीं करना है, ये आपको इंक्लूजन में ही आएगा, ये एग्जाम सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा है, फिलहाल इस वाले पॉइंट को छोड़ दो, ये आपको अच्छे से करना होगा। जब ये बराबर से समझोगे तब आप रूल 42, 43 क्रैक कर पाओगे। इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 19 मिस्टर राजेश सुराना वाला एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो इस एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन के ऊपर है, तो इसको अच्छे से कर लेना। ये अब इसके बाद में 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो, एंड नेक्स्ट मैं तुम्हारे साथ स्टार्ट करूंगा रूल 42 एंड 43, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन है रूल 42, और रूल 42 बताता है मेथडोलॉजी फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज।
तो जब मैंने कोई इनपुट और इनपुट सर्विस ली है उसको मैं कॉमन पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, तो मेरे को उस आईटीसी का, इनके ऊपर जो भी आईटीसी है इनपुट एंड इनपुट सर्विस का, इसका आईटीसी मुझे अपोर्शन करना पड़ेगा। एंड ओनली दैट मच आईटीसी विच इज एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स बिजनेस पर्पस या फिर टैक्सेबल सप्लाईज के लिए जो एट्रीब्यूटेबल है उतना मेरे को मिलेगा। एंड दैट मच आईटीसी विच इज एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स नॉन बिजनेस पर्पस या फिर एग्जाम सप्लाईज का इतना आईटीसी मेरे को नहीं मिलेगा, मेरे को रिवर्स करना। ठीक है, तो ये सारी टेक्निकलिटीज में बात करते हैं। ये पूरा रूल 42 4 स्टेप्स में है और पांचवा एक पार्ट होगा यहाँ पे कंपैरिजन वाला, तो वो सारे 5 पॉइंट्स देखते हैं फटाफट से। पहला स्टेप है कंप्यूट C1 एंड C2। C1 मतलब अमाउंट दैट इज टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड C2 मतलब कॉमन क्रेडिट। अब स्टार्ट कैसे करोगे, तो पहले वाले टेबल में स्टेप 1 में आपको टोटल इनपुट टैक्स लेना है इन अ टैक्स पीरियड। इस पूरे टैक्स पीरियड में अगर सितंबर की बात करें, ये एक टैक्स पीरियड है, टोटल इनपुट टैक्स इन अ टैक्स पीरियड आपको ले लेना। अब वो मैंने जो भी इनपुट्स और इनपुट सर्विस लिए हैं, जितना भी मैंने इनपुट टैक्स पे किया है वो मेरे को इनपुट टैक्स यहाँ पे ले लेना है। वो मेरे को अलाउ होगा नहीं होगा, ब्लॉक क्रेडिट है नॉन बिजनेस, वो कुछ नहीं देखना, पूरा टोटल ले लो, वहां से स्टार्ट करना। ठीक है, उसमें से एक एक करके माइनस करेंगे। अब जो भी टोटल लिया, पहली बात आपको क्या माइनस कर देना है, इसमें माइनस कर देना क्रेडिट विच इज कंप्लीटली डिसअलाउड। 1 रुपए का भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। 3 ऐसे केसेस जहां पर आपको कंप्लीटली डिसअलाउ हो जाता है। पहला केस, उसके अंदर ही माइनस में कोई ऐसी इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस मैंने जो यूज की है एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, ये आपका इनपुट टैक्स होता है T1, ये अमाउंट आपको निकाल देना है। दूसरा, इस टैक्स पीरियड में मैंने जो भी इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस ली और यूज किया फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाईज, इन पे भी मेरे को इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, तो इनका इनपुट टैक्स मेरे को T2 लेके उसमें T2 माइनस कर देना है। एंड लास्टली, ऐसे इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज जिन पे आईटीसी ब्लॉक्ड है एज पर सेक्शन 17(5), ये वाले इनपुट टैक्स भी आपको नहीं मिलेंगे, कंप्लीटली डिसअलाउड है। इसको इनपुट टैक्स को T3 बोलेंगे और ये तीनों वैल्यूज को निकाल देंगे, ये अपने को मिलने वाला ही नहीं है। तो पहले टोटल वैल्यू लिया, टोटल वैल्यू में से T1 निकाल दो, T2 निकाल दो, T3 निकाल दो। अब जो आंसर आएगा ये C1 है। एंड ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दिस इज अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू क्रेडिट क्रेडिट लेजर। ये आप एक बार के लिए क्रेडिट लेजर में ले लोगे, अपना आईटीसी में ले लोगे, इसका क्रेडिट लेजर में आ जाएगा, इसका तुम आईटीसी ले सकते हो। अब ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, जब भी वो रूल 42 के बारे में बात करते हैं ये जरूर पूछते हैं कि डिटरमाइन द अमाउंट दैट इज टू बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। एक ये पूछेंगे और दूसरा स्टेप 4 वाला वैल्यू होता है कि भाई रिवर्स कितना करना है। ये वाला C1 आपको याद रखना है, ये आपको पूछेंगे। T में से ये तीनों निकाल दो, आपको C1 आएगा, आपको ये वाला अमाउंट लेना है टू द क्रेडिट लेजर। अब इसमें से ये आपके पास आ गया अमाउंट, अब इसमें से माइनस करना क्या, एंड ऐसा क्रेडिट का अमाउंट विच इज कंप्लीटली अलाउड, कंप्लीटली अलाउड। भाई ऐसी इनपुट्स और इनपुट सर्विस जो मैंने इस टैक्स पीरियड में ली है और उनको यूज किया कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज या फिर फॉर जीरो रेटेड सप्लाईज, तो टैक्सेबल सप्लाईज या जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे हो, इनके ऊपर आपको पूरा आईटीसी मिलेगा। ये इनपुट टैक्स का अमाउंट T4 लेके माइनस कर दो, इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि इसमें बाइफर्केशन करना ही नहीं है, ये एक्सक्लूसिव वाला है। तो C1 में से T4 निकाल दो, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब जो बचा है C2, ये है कॉमन क्रेडिट और इसका बाइफर्केशन होगा, इसकी अपॉर्चुनमेंट होगी। ठीक है, तो ये C2 वाला वैल्यू अपने को नीचे बाइफर्केशन करना है। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में देखो, जो भी आपको C2 का वैल्यू मिला, इस C2 का आपको बाइफर्केशन करना है। यहां से आपको 2 अमाउंट डिटरमाइन करनी है। ये कॉमन क्रेडिट है, मेरे को डिटरमाइन करना है दैट मच आईटीसी विच इज एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाईज, ये D1 होगा। और दूसरा, ऐसा क्रेडिट विच इज एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स नॉन बिजनेस पर्पस, ये D2 होगा। तो D1 और D2 अपने को निकालना है। D1 और D2 के लिए आपको कैसे कंप्यूट करना है, D1 के लिए क्या करना, C2 जो भी ऊपर आया था C2 का E/F कर देना, D1 का अमाउंट आ जाएगा। दूसरा, क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स नॉन बिजनेस पर्पस, इसको D2 बोला जाता है और C2 का 5% ले लेना, इससे आपका D2 निकल जाएगा। ये इतना सा ही स्टेप है। इसमें E/F की वैल्यू क्या लेना है, तो उस बॉक्स में ही लिखा है E मतलब एग्रीगेट ऑफ एग्जाम सप्लाईज, जो भी आपके एग्जाम सप्लाईज है उस टैक्स पीरियड में, मतलब सितंबर के मंथ में, वो डिवाइड करना है F से, दैट इज टर्नओवर इन अ स्टेट ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। तो E/F ले लेना, उस टैक्स पीरियड का आपका आंसर आ जाएगा, उसको C2 से मल्टीप्लाई कर लेना। अब नीचे उस नोट में 3 बातें लिखी हैं E/F के रिस्पेक्ट में। पहली बात तो ये, जो भी आपको E कंप्यूट करना है वो कंप्यूट करना है एज पर सेक्शन 17(3) जो अभी देखा था। दूसरी बात उसमें ये बोली कि जो भी आप E/F लेना चाहते हो, अगर कोई भी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में, मान लो सितंबर में आपके पास टर्नओवर ही नहीं है, आपने सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विस ली है, सप्लाई कुछ भी नहीं किया, तो उसके लास्ट वाला टैक्स पीरियड मतलब अगस्त का टैक्स पीरियड का आपको डेटा लेना है, उसका E/F ले लेना और C2 में से वो मल्टीप्लाई कर देना E/F और आपका आंसर आ जाएगा। लास्टली थर्ड पॉइंट में बोला गया E/F जब भी कंप्यूट करोगे दोनों में से आपको निकाल देना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, CST एंड वैट के चारों वैल्यूज निकाल देना।
अब मैं जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बार बार लिखा है मैंने, ये T1, T1, T2, T3, T4, C1, C2, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये डिनोशन जो भी है एग्जाम में लिखते हो ना, इससे आपके आंसर की मार्क्स पे फर्क पड़ता है। तो अगर आप ये T1, T2, 3 ये लिखते हो, D1, D2 लिखते हो ना, तो इससे आपके आंसर में फर्क पड़ता है। तो ये याद रखना और ये डिनोटेशन देना, ये जो है C1, C2, ठीक है। ये जो अपोर्शन वाला वैल्यू है ना D1, D2, ये भी वो लोग पूछते हैं। इंस्टीट्यूट का फेवरेट है कि भाई रिवर्सल कितना करना है, या फिर बताओ कि व्हाट इज द क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाईज। तो ये भी इंस्टीट्यूट को एक फेवरेट लगता है। एक C1 मैंने बताया, दूसरा D1, D2 की वैल्यू, ये वो लोग पूछते रहते हैं। इसके बाद स्टेप 3 बड़ा इजी सा है। स्टेप 3 में इन्होंने बोला कि जो भी आपका C2 था कॉमन क्रेडिट, उसमें से ये दोनों इन एलिजिबल वाले निकाल दो, D1, D2 निकाल दो, जो बचेगा ये C3 होगा और ये एलिजिबल क्रेडिट है। अब एक बात समझना, इसको आपको कुछ करना नहीं। ये C3 जो एलिजिबल क्रेडिट है, ये बस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए है। कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो भी है रिपोर्टिंग शेयर होल्डर्स को, उनको बताए कि भाई इतना एलिजिबल हमको क्रेडिट मिलता है, या जो भी है जहां पे भी रिपोर्टिंग करनी है। इसका कॉमन पोर्टल पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको जो लेना है वो तो C1 वाला वैल्यू था, और जो आपको रिवर्स करना है वो नीचे स्टेप 4 में बोला। स्टेप 4 में बोला जो भी D1 और D2 आपने कंप्यूट किया, ये तो इनएलिजिबल आईटीसी है, ये आपको रिवर्स कर देना है। तो C1 आपको लेना है, D1, D2 देना है, C1 लेना है, D1, D2 देना है। ऐसा हर महीने करना है, हर टैक्स पीरियड में करना है। C3 का कुछ नहीं होगा। ये स्टेप 4, यहाँ पे चारों स्टेप खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में कुछ नोट है, ये नोट बिल्कुल भी आपको इतने ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, एक बार इसको रीड कर लेना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब लास्ट वाला पॉइंट है, मैं इसका सिर्फ लास्ट पैरा तुम एक बार देखो। कंप्यूट करना है समेशन D1, D2 फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर, फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर। अब मेरी बात समझो, 4 स्टेप के बाद जो 5वां मैं बोल रहा था वो इसकी बात कर। पूरे फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेके मार्च तक आपको हर महीने C1 कंप्यूट करके ले लेना है और D1, D2 देना है, D1, D2 देना है, D1, D2 देना है, हर महीने रिवर्सल करना है, रिवर्सल करना है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या कंप्यूट करना, पूरे फाइनेंशियल ईयर का D1, D2 एक बार के लिए कंप्यूट करना। फाइनेंशियल ईयर का डेटा मार्च खत्म होने के बाद में फाइनेंशियल ईयर का डेटा लेना, और एक आपको फिगर निकालना है D1 और D2, ये आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर का निकालना है, ये आपको कंप्यूट करना है बिफोर द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग सितंबर मंथ का रिटर्न, ये आपको कंप्यूट करना है। अब इससे होगा क्या, अब एक बार शानदार चीजें 2 मिनट के लिए देखना। ये कंपैरिजन है, ये मंथली आपने D1, D2, D1, D2, D1, D2, D2 आप देते रहे, ये आपका एक्चुअल रिवर्सल है। मैंने एक्चुअली हर महीने गवर्नमेंट को इतना दिया है D1, D2 के रिवर्सल में, हर महीने मैं देता रहा D1, D2। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ये रेड वाला अमाउंट ये मैंने कंप्यूट किया, और मुझे ये रिक्वायर्ड D2, D2 मतलब D1, D2 इतना मुझे देना चाहिए, बट मैं एक्चुअली हर महीने D1, D2 इतना देता रहा। तो ये मेरे एक्चुअल रिवर्सल्स है और ये मेरी रिक्वायर्ड रिवर्सल है जो रेड वाली है, ठीक है। यू वांट मोर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस, इन दोनों को कंपेयर करना है। इसको 2 वर्ड्स मैं बताऊंगा, 2 वर्ड्स को देखो, खत्म है। ये एक्चुअल रिवर्सल है, ये मैंने हर महीने गवर्नमेंट को एक्चुअली इतना पैसा रिवर्स करके दिया है, और ये रिक्वायर्ड रिवर्सल है, ये मुझे बताएगा कि हरीश को कितना रिवर्सल करना चाहिए था और तू कितना कर चुका है, ठीक है। ये आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल से बता रहा हूं, एक बार स्क्रीन स्विच करके मैं आपको पूरा एग्जांपल्स बता देता हूं, आपको अब क्लियर हो जाएगा इसके बाद पूरा ये लास्ट कंपैरिजन, ठीक है। वो एग्जांपल देख लो, ये है वो रूल 42 एग्जाम्पल जो मेरे को तुमको दिखाना था। यहाँ पे टॉप पे वो दोनों बातें लिखी हुई है, दोनों बॉक्सेस हैं, दैट इज एक्चुअल रिवर्सल को कंपेयर करना है रिक्वायर्ड रिवर्सल से। एक्चुअल रिवर्सल जो करी है मैंने एवरी मंथ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21 और 22, ये मैं हर मंथ जो D1, D2 देता रहा, और उसको कंपेयर करना है वो रेड वाली वैल्यू से, दैट इज रिक्वायर्ड रिवर्सल फॉर फाइनेंशियल ईयर 21, 22। ये मेरे को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद पता चलेगा। ब्लू वाली वैल्यू तो मैं हर महीने देता रहा, उसकी टोटल है। अब एक बार के लिए कॉलम 1 देखो, 8,60,000 का एक्चुअल रिवर्सल कर चुका हूं पूरे फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन बाद में पता चला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कि रिक्वायर्ड रिवर्सल मेरे को करनी थी 9,50,000 की। डिफरेंस इज 90,000 रुपीज। ये 90,000 का शॉर्ट रिवर्सल है, ठीक है, मैंने कम रिवर्सल किया। ये 90,000 मेरे को अब वापस देना पड़ेगा। द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ 90,000 इज टू बी रिवर्स्ड इन एनी मंथ बिफोर सितंबर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद सितंबर मंथ की 6 महीने के पीरियड में कभी भी आप रिवर्सल कर सकते हो, लेकिन अब आपको इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन बेटर बात यह कि इंटरेस्ट आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 1 अप्रैल से लेके जब तक आप गवर्नमेंट को ये अमाउंट पे करोगे, इतने पीरियड का इंटरेस्ट देना होगा एट द रेट ऑफ 18%। केस 2, एक्चुअल रिवर्सल यहाँ पे 11 लाख की है। मैंने हर महीने जो छोटा छोटा D1, D2 देता रहा था उसका टोटल चेक किया तो वो 11 लाख की रिवर्सल है, लेकिन रिक्वायर्ड था ओनली 9,50,000। पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा मैंने जब देखा, मैंने कंप्यूट किया, 9,50,000 का रिक्वायर्ड था। डिफरेंस इज
1,50,000 का एक्सेस रिवर्सल मैं दे चुका हूं, ये एक्सेस रिवर्सल आई कैन क्लेम बैक एज क्रेडिट। बाजू में वही लिखा है, द डिफरेंशियल अमाउंट शैल बी क्लेम्ड बैक एज क्रेडिट, और ये मैं कभी भी कर सकता हूं इन एनी मंथ टिल सितंबर मंथ। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जब मैं ये चेक करता हूं और मुझे पता चलता है, तो सितंबर मंथ के रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले मैं तब कभी भी ये रिटर्न, मैं कभी भी ये एक्सेस जो मैंने रिवर्सल किया है वो मैं क्लेम वापस कर सकता हूँ, अपना क्रेडिट वापस ले सकता हूँ। ये रूल 42 के दोनों एग्जाम्पल्स से, इससे आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप स्क्रीन पे वापस जाते हैं जहां पे वो चीजें मैंने वर्डिंग्स में लिखी हुई है, और ये एग्जाम्पल भी आपको नोट नहीं करने की जरूरत है, वो एग्जाम्पल भी मैंने वहां पे लिख के रखा हुआ है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये है वो कॉन्टेक्स्ट जो हमने जिसका एग्जाम्पल देखा, कंप्यूट करना पहले समेशन D1 D2 जो हमने देखा। आपको पॉइंट 1 में, मैं इसका पॉइंट 1 बता रहा हूँ, पॉइंट 1 में आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद पूरे फाइनेंशियल ईयर का D1 D2 आपको कंप्यूट करना है, और ये कब कंप्यूट करना है, बिफोर द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग सितंबर मंथ का रिटर्न। दूसरा पॉइंट बोलता है कि आपको ये कंपेयर करना होगा, और यहाँ पे बात की गई है शॉर्ट रिवर्सल की। आपकी जो एक्चुअल रिवर्सल थी वो कम है, आपने 8,60,000 की रिवर्सल की है, लेकिन आपको एक्चुअली 9,50,000 की रिवर्सल करनी थी, तो यहाँ पे 90,000 की शॉर्ट रिवर्सल है, या आपको रिवर्सल करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कभी भी करो इन एनी मंथ, लेकिन सितंबर मंथ तक आपको ये करना होगा, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देना है 18% से, और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 1 अप्रैल से लेकर टिल द डेट आप पेमेंट करते हो उतने पीरियड का इंटरेस्ट ऐड करके देना होगा। थर्ड केस में एक्सेस रिवर्सल, आपको रिवर्सल करनी थी 9,50,000 की, लेकिन आपने रिवर्सल ज्यादा कर दी, 11 लाख की रिवर्सल कर दी। यहाँ पे 1,50,000 की एक्सेस रिवर्सल है, ये आप क्लेम अपना वापस ले सकते हो। एक्सेस रिवर्सल कैन बी क्लेम्ड बैक एज क्रेडिट, लेकिन कब तक, इन एनी मंथ टिल द सितंबर मंथ का जो भी आपका रिटर्न फाइल करोगे सितंबर के पहले आपको ये लेना होगा। लास्टली वो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको इससे पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये था रूल 42। नेक्स्ट वी स्विच ऑन टू रूल 43। Next is rule 43 and this is methodology for apportionment of ITC on capital goods। अगर कोई कैपिटल गुड्स हमने कॉमन यूज के लिए रखे हैं, एक्सक्लूसिव यूज नहीं, कॉमन यूज के लिए रखे हैं, तो इसका पूरा आईटीसी तो हम अवेल नहीं कर सकते। इस कैपिटल गुड्स पे जो आईटीसी है उसका ओनली दैट मच अमाउंट विच इज एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स टैक्सेबल सप्लाईज या फिर जीरो रेटेड सप्लाईज या फिर बिजनेस पर्पस के लिए, उतना अपने को आईटीसी मिलेगा, अवेल कर सकते हैं। एंड इसका दैट मच आईटीसी विच इज एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स नॉन बिजनेस पर्पस या फिर एग्जाम सप्लाईज, उतना नहीं मिलेगा, उतना अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। ये इनएलिजिबल वाला पार्ट होता है। तो इसमें भी अपॉर्शनमेंट करेंगे रूल 43 में भी। यहाँ पे भी 5 स्टेप्स होते हैं। अब जैसे तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे ये 5 स्टेप्स है। पहला, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट का फेवरेट, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, रूल 43 के रिस्पेक्ट में। उसके बाद करेंगे टीआईई, फिर टीसी, टीएम एंड टीई, ये पांचों कंपटीशन करेंगे। अब रूल 43 में ना, ये इसके सारे फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 और 2 तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग होते हैं, उसके बाद थोड़े से इजी हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको इसको बेटर तरीके से कराऊंगा। पहले पॉइंट 1 जो भी है कंप्यूटेशन, उसका टेक्स्ट रीड कर लेंगे, समझ लेंगे कि वो कैसे आपको क्या कंप्यूट करना होता है, और उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेंगे। फिर पॉइंट 2 पे आएंगे, उसका टेक्स्ट रीड करेंगे, फिर टीआई कैसे कंप्यूट करना है, फिर टीआई का एक एग्जांपल देख लेंगे, टीसी का टेक्स्ट, फिर टीसी कैसे कंप्यूट करना है उसका एग्जांपल। तो ऐसे एक एक स्टेप करके उसका एग्जांपल देखेंगे, तो ये प्रैक्टिकली तुम्हारा होता जाएगा, क्योंकि ये आपको टेक्स्ट रीड करके कुछ याद करने है नहीं। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे आपको ये क्लियर नहीं होगा। तो टेक्स्ट रीड करेंगे, साथ में उसका एग्जाम्पल भी कर लेंगे साथ ही साथ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट 43। अब रूल 43 का जो पहला ही पॉइंट है, कंप्यूट द अमाउंट विच इज टू बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये बड़ा सा फिगर होता है, मतलब एक बड़ा सा टेक्स्ट है इसका। वो दूसरे नोट्स में मैं एक बार स्क्रीन स्विच करके तुमको वो नोट स्विच करके दिखा देता हूँ। ये है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब इसमें पूरे स्क्रीन पे जितने पे तुमको बड़ा सा नोट दिख रहा है, उसमें तुम क्या करो, टेबल में सिर्फ सेंटर पार्ट पे ध्यान दो, जितना उसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है। नीचे जो नोट्स है उनको छोड़ दो, मैं तुमको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, और ऊपर की हेडिंग भी छोड़ दो। बस ये 5 ऐसे कैपिटल गुड्स है, इनको आपको कब कहाँ पे उसको क्रेडिट लेजर में लेना है कि नहीं लेना, ये एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। 5 में से मैं पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 कैपिटल गुड्स है, इनके बारे में बताता हूँ। ये तीनों एक सेट में आते हैं। ये तीनों कैपिटल गुड्स ऐसे हैं जो मैंने परचेस किए हैं इन दिस टैक्स पीरियड। अगर मैं सितंबर मंथ की बात कर रहा हूं, तो सितंबर में ऐसे मैंने ये तीनों कैपिटल गुड्स खरीदे हैं, जिसमें जो पहला वाला कैपिटल गुड्स है वो कैटेगरी ए कैपिटल गुड्स है, जिनको मैंने इस बार परचेस किया, एंड आई एम यूजिंग एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस और एग्जाम सप्लाईज के लिए। तो ऐसे कैपिटल गुड्स पे अपने को आईटीसी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्या क्रेडिट लेजर में हम अमाउंट डालेंगे? नहीं, ये नहीं हुआ, ये वाला नहीं डालेंगे, तो ये मैंने नील लिख दिया है। ये फर्स्ट वाला केस मैंने बोला तुमको, ब्लू वाला, ठीक है। सेकेंड वाला ये है कैटेगरी बी वाले कैपिटल गुड्स, ये मैंने इस बार परचेज किए सितंबर मंथ में, लेकिन आई एम यूजिंग एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज या फिर जीरो रेटेड सप्लाईज।
एलिजिबल पर्पस के लिए है, तो इस कैटेगरी बी वाले कैपिटल गुड्स के ऊपर जितना भी आईटीसी मैं पूरा अवेल कर सकता हूँ। ठीक है, ये ग्रीन वाला है, इसका अमाउंट मैंने क्रेडिट लेजर में ले लिया, पहले वाले का नहीं लिया था, दूसरे वाले का ले लिया। अब केस 3 बात कर रहा हूं, कैटेगरी सी वाला कैपिटल गुड्स, इसको भी मैंने इसी बार परचेज किया, परचेज्ड इन दिस टैक्स पीरियड एंड आई एम यूजिंग फॉर कॉमन यूज। ठीक है, कॉमनली बिजनेस पर्पज, नॉन बिजनेस पर्पज, टैक्सेबल सप्लाईज, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, सब मैं कॉमन यूज कर रहा हूं। तो अगर मैंने फ्रेश परचेज किया है, मैं कॉमन यूज के लिए कर रहा हूं, तो एक बार के लिए इसका पूरा अमाउंट आईटीसी का पूरा क्रेडिट लेजर में ले लो, पूरा। अपॉर्चमेंट बाद में करेंगे, पहले पूरा जितना भी इस पे कैपिटल गुड्स पे आईटीसी है वो पूरा आप क्रेडिट लेजर में ले लो। तो ये तीनों में से फर्स्ट वाले पे आपको मिलेगा नहीं, आप एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल एक्सक्लूसिवली आप बिजनेस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए या एग्जाम सप्लाईज के लिए कर रहे हो, नहीं मिलेगा। दूसरा वाला एक्सक्लूसिवली आप टैक्सेबल के लिए कर रहे हो, जीरो रिटेट के लिए कर रहे हो, पूरा अमाउंट मिल जाएगा। और तीसरा वाला जो इस बार परचेज किया वो कॉमन यूज के लिए है, तो एक बार के लिए उसका पूरा आईटीसी आप क्रेडिट लेजर में ले लो। ये दो अमाउंट आ जाएंगे, ग्रीन वाला एक येलो वाला। अब महा इंपॉर्टेंट आ रहा है स्विच ओवर। स्विच ओवर के दो केसेस, यहां पे बहुत गड़बड़ी होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्विच ओवर के जो कैटेगरी 4 अपने पास 4th और 5th वाले कैपिटल गुड्स हैं, ये स्विच ओवर का केस 1 और 2 है। इसको यहां से एक सेकंड में तुमको वापस आके बताता हूं, पहले तुम स्क्रीन के इस साइड पे आ जाओ। ये देखो, अगर कोई ऐसा कैपिटल गुड्स है, अब यहाँ पे मैं स्विच ओवर के दोनों केसेस डिस्कस कर रहा हूं। पहले वाला केस देखो, पहला वाला मैंने अर्लियर कैपिटल गुड्स खरीदे थे, आई हैड परचेज्ड ऑन 15th ऑफ मार्च 2021, इस साल में नहीं, पहले 15th ऑफ मार्च 2021 को खरीदा था, एंड आई वाज यूजिंग एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाईज। और अगर एग्जाम के लिए आप यूज करते हो एक्सक्लूसिवली, तो आपको आईटीसी नहीं मिलता है। तब मुझे आईटीसी नहीं मिला था। यूज करते 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 आज नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम 27 सितंबर जो भी डेट है आज 2022, इस डेट पे मैंने क्या किया, उसको कॉमन यूज में ले लिया। अब मैं पहले एग्जाम के लिए यूज कर रहा था, अब मैंने कॉमन के लिए ले लिया। तो कॉमन के लिए अगर करते हैं तो अपन एक बार के लिए आईटीसी ले सकते हैं। आई कैन अवेल फुल आईटीसी, पूरा आईटीसी का अमाउंट क्रेडिट लेजर में ले लो। ठीक है, पूरा आईटीसी का ले लो, आप जितना भी उसके ऊपर इनपुट टैक्स लगेगा पूरा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 18 लाख लगा था तो पूरा 18 लाख का आप आईटीसी उसमें ले लेना। ये स्विच ओवर का केस 1 है। ठीक है, अपना 4th केस और स्विच ओवर का पहला केस। लास्ट स्विच ओवर का केस 2, ऐसा कोई कैपिटल गुड्स जो पहले मैंने खरीदा था 14th ऑफ दिसंबर 2021 को, लास्ट ईयर खरीदा था, एंड आई वाज यूजिंग एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। अगर टैक्सेबल के लिए कर रहा था तभी मैंने आईटीसी ले लिया था उसी टाइम पे, तब मेरे को दिसंबर के 2021 वो वाले महीने में मेरे को आईटीसी मिल चुका था, मैंने ले लिया था। अब मैं मूव करके आ रहा हूं आज इस डेट पे, और सितंबर में मैंने स्विच ओवर मारा और अब उस असेट को मैं कॉमन यूज के लिए ले रहा हूं। क्या मैं आईटीसी ले सकता हूं? सवाल ही नहीं उठता। अब मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि उस पर जितना भी आईटीसी लेना था मैं पहले ही ले चुका। क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इस अमाउंट को डालूंगा? नहीं। ठीक है, तो स्विच ओवर का जो पहला केस है उसमें आप पूरा आईटीसी लोगे, लेकिन स्विच ओवर का जो सेकंड केस है उस पर आप आईटीसी नहीं लोगे क्योंकि आप दिसंबर 2021 में ले चुके। ठीक है, इसमें क्यों ले रहे हो, इसमें आज क्यों ले रहे हो? क्योंकि तब नहीं मिला था, तब एग्जाम था। इसको ध्यान से पॉज करके देखना। और स्क्रीन के अब इस साइड पे आते हैं, ये वाला तुम्हारा पार्ट खत्म हो गया। यहां पे देखो, मैं बात कर रहा हूं फोर्थ वाला दैट इज स्विच ओवर केस 1। ऐसा कैपिटल गुड्स जो पहले एग्जाम के लिए सप्लाई कर रहे, एग्जाम के लिए यूज कर रहे थे एक्सक्लूसिवली, तब आईटीसी नहीं मिला था, अब कॉमन में लेके आ गए तो अब आईटीसी मिलेगा। ये है येलो वाला, अपना सेकेंड वाला जो मैंने क्रेडिट लेजर में तीसरा अमाउंट डाला है, अपना ये वाला अमाउंट आ गया। एंड सबसे लास्ट वाला 5th वाला केस मेरा स्विच ओवर का केस 2, ऐसा वाला कैपिटल गुड्स जो मैं पहले टैक्सेबल के लिए यूज कर रहा था, पहले आईटीसी ले चुका था 14 दिसंबर 2021 को, आज मैं कॉमन के लिए ले रहा हूं, मुझे आज आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इन टोटल अगर आप ये 5 देखोगे तो इन पांचों में से आपको फर्स्ट का नहीं मिला, लास्ट का नहीं मिला, बीच के तीनों का आपने आईटीसी ले चुके हो। ठीक है, अब ये था फर्स्ट वाला पॉइंट, ये आपको कंप्यूट करना था। कंप्यूट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इन तीनों का टोटल करोगे तुम्हारा आंसर आएगा, यही होगा, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन द मंथ ऑफ सितंबर 2022। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं और फिर अपन जाएंगे स्टेप 2 पे। ठीक है, ये है रूल 43 का फुल फ्लेज एग्जाम्पल। इसमें सब कुछ चीजें कवर कर दी, स्टार्ट टू एंड सब कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर्ड है। हर तरीके के कैपिटल गुड्स किस कैटेगरी के आ सकते हैं, इंस्टीट्यूट किस लेवल पे आपको बता सकता है वो भी बता दिया, और यहाँ पे आपको कौन कौन से अमाउंट कंप्यूट कर रहे हैं वो भी मैं आपको डिस्कस कराते जाऊंगा एक एक करके। ठीक है, फर्स्ट वाला अमाउंट पे बात कर रहे हैं, दैट इज अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब यहाँ पे 5 अलग अलग केसेस है जो मैं ऑलरेडी तुमको डिस्कस करा चुका हूं, जिसमें फर्स्ट वाला और 5th वाले केस में कोई भी अमाउंट आप क्रेडिट नहीं करोगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में।
फर्स्ट वाले के लिए क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो मैं यूज कर रहा हूँ, इस बार परचेज किया मैंने और उसको यूज कर रहा हूँ एक्सक्लूसिवली फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पज या फिर एग्जाम सप्लाई, सॉरी, तो उसके लिए मैं इस बार आईटीसी नहीं लूंगा। सेकंड वाले पे मैं आईटीसी लूंगा क्योंकि मैं उसको यूज कर रहा हूँ एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज और जीरो रेटेड सप्लाईज, तो इसका आईटीसी 6 लाख रुपए मैं ले लूंगा सितंबर मंथ में। थर्ड वाले केस में मैंने इसी बार खरीदा है, उसको कॉमन यूज के लिए यूज कर रहा हूं, तो इस पे भी मैं आईटीसी ले लूंगा 9 लाख रुपया। फोर्थ वाला केस मैंने तुमको बताया था कि ये कैपिटल गुड्स मैंने 15 मार्च 2021 में खरीदे थे, लेकिन तब मैं एग्जाम सप्लाईज के लिए यूज कर रहा था, तब मैंने आईटीसी नहीं लिया था। अब मैं इसके ऊपर आईटीसी लूंगा जब मैं उसको स्विच करके सितंबर मंथ में कॉमन यूज के लिए ले रहा हूं। ये है 18 लाख रुपए का अमाउंट, इस पे पूरा आईटीसी अब सितंबर मंथ में ले लूंगा। और लास्ट में है फिफ्थ वाला केस, उस पे मैं आईटीसी नहीं ले पा सकता, नील है, क्योंकि तब 14 दिसंबर 2021 में मैंने उसको खरीदा था और तब मैंने उसके ऊपर आईटीसी ले लिया था क्योंकि मैं टैक्सेबल के लिए यूज कर रहा था तभी। तो अब जब मैं स्विच करके उसको कॉमन यूज में ले रहा हूं, इस पे मैं कोई भी आईटीसी नहीं लूंगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये अपने को तीन जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले कैपिटल गुड्स हैं इनके लिए मिलेगा, फर्स्ट और फिफ्थ के लिए नहीं मिलेगा। आपको क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन द मंथ ऑफ सितंबर 2022। तो ये तीनों को जोड़ोगे, तीनों को जोड़ के तुम्हारा आंसर आएगा 33 लाख रुपीज। ये 33 लाख रुपीज तुम अपने क्रेडिट लेजर में क्रेडिट करोगे सितंबर मंथ में और आईटीसी लेके यूज करोगे, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट है रूल 43 का पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 तो हमने कर लिया, दैट इज अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसका टेक्स्ट भी वहां से देख लिया था और एग्जांपल भी वहां से देख लिया था। अब यहाँ पे आ जाओ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में बोला कंप्यूट इन एलिजिबल क्रेडिट, इसको बोलते हैं टीआईई। इसमें तीन बातें बोली है, पॉइंट नंबर 2 में तीन बातें बोली है। पहले तो येलो हाईलाइट में बोला भाई आपको ये जो टीआईई इसको बोलते हैं इन एलिजिबल क्रेडिट, या आपको किसके लिए कंप्यूट करना है। मैंने आपको 5 कैपिटल गुड्स बताए, क्या पांचों में कंप्यूट करना है, तो नहीं भाई, इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस कैपिटल गुड्स, इसको स्विच ओवर 1 वाले के लिए बात कर रहे हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस कैपिटल गुड्स विच वर अर्लियर कवर्ड इन कैटेगरी ए, नाउ दे आर कवर्ड इन कैटेगरी सी। मतलब पहले जिसको कैटेगरी ए मतलब नॉन बिजनेस पर्पस के लिए एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करते थे और वो वाला एसेट अब कॉमन में आ गया, कैटेगरी सी में आ गया, तो ऐसे वाले कैपिटल गुड्स के लिए आपने तब आईटीसी नहीं लिया था, अब आप फुल आईटीसी ले रहे हो तो आपको फुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इतने पीरियड के लिए 15 मार्च से लेके 27 सितंबर 2022 इतने पीरियड का आपको आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आपने पूरा 18 लाख लेके जेब में डाल दिया, तो ये इन एलिजिबल पीरियड है। जब से आपने खरीदा था और जब से आपकी डेट ऑफ स्विच ओवर तक, ये इन एलिजिबल पीरियड का आपको आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए बोलते हैं टीआईई, इन एलिजिबल आपको क्रेडिट जो है वो कंप्यूट करना होगा। तो किस कैपिटल गुड्स के लिए, सिर्फ वही स्विच ओवर वाले केसेस जो पहले एग्जेम्प्ट में थे एक्सक्लूसिवली और अब कॉमन में आ गए। इन शॉर्ट स्विच ओवर 1, मैंने वहां पे रेड में लिख के रखा है स्विच ओवर 1, मतलब अपना फोर्थ वाला कैपिटल गुड्स के बात कर रहे हैं, वो अपना स्विच ओवर का केस 1 था, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 में उसमें पॉइंट 2 में सेकंड बात क्या बोली, सेकंड बात इन्होंने पिंक हाईलाइट में लगा के क्या बोला है, भाई कितने पीरियड के लिए आपको कंप्यूट करना है। मैंने आपको अभी बताया 15 मार्च 2021 जब से उसको परचेज किया था और जब तक उसको स्विच ओवर किया, इतने पीरियड के लिए मैं एग्जेम्प्ट में यूज कर रहा था, तो मेरे को आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। इसलिए इन्होंने बोला ड्यूरिंग विच द कैपिटल गुड्स वर यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस और फॉर मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज। तो इतने पीरियड में एग्जाम सप्लाईज के लिए यूज हो रहा था, आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। मैं तो पूरा 18 लाख लेके जेब में डाल दिया, इसलिए इतने पीरियड का मेरे को कंप्यूट करना होगा। अब आगे उसी पॉइंट में किस रेट से कंप्यूट करना है, तो इन्होंने मैंने ग्रीन हाईलाइट करके रखा है एट द रेट ऑफ 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। और ये जो भी अमाउंट आप कंप्यूट करोगे इसको नाम देना टीआईई। टीआई मैंने पहले भी बोला था, ऐसे डिनोशंस आपको याद रखने हैं, अगर एग्जाम में लिखोगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है इससे, ठीक है। तो इसको ये जो अमाउंट है टीआईई होता है। एंड लास्टली ये टीआई का अमाउंट आपको ऐड करना है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, आपको गवर्नमेंट को वापस दे देना है। देखो होता है क्या है, इस कैपिटल गुड्स पे 18 लाख रुपए का इनपुट टैक्स था, आपने पूरा 18 लाख लेके आईटीसी लेके जेब में डाल दिया, लेकिन आपको पूरा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी जितनी भी लाइफ है उस लाइफ में से इतना पार्ट तो आपने उसको एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया, आपको पूरा नहीं मिलना चाहिए। इतने पीरियड का आपको आईटीसी वापस गवर्नमेंट को देना होगा। आपने 18 ले लिया तो थोड़ा सा आपको वापस रिटर्न देना होगा। अब ये टीआई का अमाउंट आपको कंप्यूट करना है। पहले देखते हैं आपको एक तरीके से कि ऐसे कैसे कंप्यूट करना है। देखो टीआई कंप्यूट करने के लिए डेट ऑफ परचेज है 15 मार्च 2021 की, उस दिन पे मैंने अर्लियर यूज करा था एग्जाम सप्लाईज के लिए, ठीक है। अब डेट ऑफ स्विच ओवर डीओएस ये आ गई 27 सितंबर 2022, स्विच ओवर पे मैंने उसको कॉमन यूज में ले लिया। इतने पीरियड के लिए तो इनएलिजिबल है ना, तब आईटीसी नहीं लिया था, नाउ फुल आईटीसी ले लिया।
तो इन एलिजिबल पीरियड के लिए आपको कंप्यूट करना है। मैंने नीचे बॉक्स में लिख के रखा है, जो भी आपका इनपुट टैक्स का अमाउंट है 18 लाख है, उसको मल्टीप्लाई कर देना 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। लेकिन कितने क्वार्टर्स के लिए, अब आपको ये जो भी इनएलिजिबल पीरियड है इसको आपको क्वार्टर्स में लेना होगा, नंबर ऑफ क्वार्टर्स काउंट करना और उसके हिसाब से ले लेना। लेकिन क्वार्टर आपको डेट टू डेट नहीं लेना है, जीएसटी में आपको क्वार्टर फिक्स्ड कैलेंडर मंथ के हिसाब से लेना पड़ता है। तो आपका 15 मार्च को अगर आपने असेट खरीदा था तो 2021 का जैन फेब मार्च ये क्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 क्वार्टर उसी फाइनेंशियल ईयर के हो गए। इस फाइनेंशियल ईयर में जैन फेब मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, ये वाला क्वार्टर भी आ जाएगा। तो 4 क्वार्टर उस फाइनेंशियल ईयर के और 3 क्वार्टर इसके, 7 क्वार्टर्स के लिए आपको ये कंप्यूट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल वाले पेज पे जाते हैं और देखते हैं आपको उसमें कैसे क्या कंप्यूट करना है, ठीक है। अब है पॉइंट नंबर 2, दैट इज सेकंड वाला, कंप्यूट द इनएलिजिबल क्रेडिट, टीआईई। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, टीआईई आपको हर कैपिटल गुड्स के लिए नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ स्विच ओवर 1 वाले केस में। अगर मैं क्लियरली बोलूं तो ऐसे कैपिटल गुड्स जो पहले हम एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पज या एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करते थे, तब हमने आईटीसी नहीं लिया था, और अब हमने फुल आईटीसी ले लिया है, तो अपने को कुछ इनएलिजिबल पीरियड कंप्यूट करके उतने पीरियड का आईटीसी अपने को नहीं मिलता है। तो जैसे मैंने तुमको पूरी कैलकुलेशन बताई थी, ये सिर्फ 4th केस में है, बाकी सब में तो नॉट एप्लीकेबल, ओके, वहां पे कंप्यूट नहीं करना। 4th केस में 18 lakhs इंटू 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, और यहाँ पे 7 क्वार्टर्स हैं, तो आपका आंसर आता है 6,30,000, और ये हो जाएगा तुम्हारा टीआईई, जो आपको वापस देना होगा, ऐड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी करना होगा, ठीक है। ये सेकंड वाला था, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टीआईई, ये हो गया। अब 2 स्टेप हो गए तुम्हारे, स्टेप 3 और स्टेप 4, ये है टीसी और टीएम, ठीक है। तो स्क्रीन पे आ जाओ, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, पहले दोनों अमाउंट जो थे वो रेड में थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, वो हो गए। अब वो अपना 3rd और 4th वाला है, दैट इज टीसी और टीएम। ये दोनों मैं तुमको साथ में ही करा दूंगा, एक फ्लो में हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 में देखो, पॉइंट नंबर 3 में उसके अंदर 4 और पॉइंट्स है। तो पॉइंट 3 का पहला वाला पॉइंट ये बोलता है कि आपको जो भी आपके कॉमन कैपिटल गुड्स हैं उसके रिस्पेक्ट में आपको टीसी कंप्यूट करना है। लेकिन खास ध्यान रहे, कॉमन कैपिटल गुड्स हुज यूजफुल लाइफ रिमेन्स इन द टैक्स पीरियड, ठीक है। इसकी तो कोई भी कैपिटल गुड्स की यूजफुल लाइफ कितनी ली जाती है, 60 मंथ्स की, 5 ईयर्स की। तो अगर सितंबर मंथ में उसकी थोड़ी भी लाइफ बाकी है, 1 महीने की भी लाइफ बाकी है, तो मेरे को उसको टीसी की कंप्यूटेशन में लेना होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉमन कैपिटल गुड्स, अपने एग्जाम्पल में, ओरिजिनल वाले एग्जाम्पल में जाके देखें तो फर्स्ट वाला सेकंड वाला वो एक्सक्लूसिव यूज होते थे। एक एक्सक्लूसिव होता है एग्जेम्प्ट के लिए और दूसरा वाला एक्सक्लूसिव होता है टैक्सेबल के लिए, उनको हटा दो। जो 3rd, 4th और 5th वाले हैं वो अपने कॉमन वाले हैं, लेकिन वो कॉमन में भी आपको सिर्फ वो वाला लेना है हुज यूजफुल लाइफ रिमेन्स इन द टैक्स पीरियड, ठीक है। उसका पॉइंट नंबर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, फर्स्ट 2 पॉइंट मैंने बता दिए। 3rd पॉइंट में बोला कि जो भी आप इनपुट टैक्स लोगे कॉमन कैपिटल गुड्स का, इसको A1 करके नाम दे देना, जितने भी अगर कॉमन कैपिटल गुड्स है हुज यूजफुल लाइफ रिमेन्स A1, दूसरा ऐसा है उसको A2, तीसरा ऐसा है A3, ऐसे करके देते जाना। और लास्ट वाला पॉइंट बोलता है ये जब सब कुछ टोटल कर लोगे, ये अमाउंट आएगा तुम्हारा टीसी का अमाउंट, और ये हो जाएगा 3rd कंप्यूटेशन टीसी। एग्जाम्पल एक बार देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नीचे 4 कैपिटल गुड्स है, P और Q, पहले 2 वाले हैं, P वाला है और Q वाला है। P का वो कॉमन यूज के लिए कैपिटल गुड्स है और उसकी यूजफुल लाइफ भी बाकी है, 42 मंथ्स है, तो इसका जो भी इनपुट टैक्स है आप ले लोगे, इसको A1 बोल देंगे। दूसरा जो Q वाला है, ये भी कॉमन के लिए है एंड इसकी यूजफुल लाइफ इज स्टिल रिमेनिंग 18 मंथ्स है, तो इसको A2 बोल देंगे, इसको भी आप ले लो, इसको टीसी की कंपटीशन में लिया जाएगा 9 लाख रुपया। अब 3rd वाला जो है R वाला, ये कॉमन यूज में तो होता है लेकिन इसकी यूजफुल लाइफ अब बाकी नहीं है, यूजफुल लाइफ खत्म हो गई है, तो मैं इसको टीसी की कंपटीशन में नहीं लूंगा। एंड लास्ट वाला मेरा जो S वाला कैपिटल गुड्स है, ये एक्सक्लूसिव यूज होता है, ये कॉमन के लिए काम नहीं आता है, तो ऐसे वाले के लिए मैं भले इसकी यूजफुल लाइफ रिमेनिंग है, मैं टीसी में नहीं लूंगा। इन शॉर्ट, कॉमन कैपिटल गुड्स हुज यूजफुल लाइफ रिमेन्स इन द टैक्स पीरियड, ये टोटल अमाउंट ले लेना, आपका टीसी का अमाउंट आ जाएगा 15 लाख रुपया इस एग्जाम्पल में। टीएम कैसे कंप्यूट करोगे, तो टीएम कंप्यूट करने के लिए जो भी टीसी है उसको डिवाइड बाय 60 कर देना, तुम्हारा टीएम आ जाएगा। एक बार एग्जाम्पल स्विच करके वहां से देख लेंगे और इस बार तुम्हारा टीसी और टीएम भी हो जाएगा। 3rd है कंप्यूट कॉमन क्रेडिट, ये होता है टीसी। अब जैसे मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया, टीसी आपको हर कैपिटल गुड्स के लिए नहीं करना है, उसमें मैंने पॉइंट 3 में ही स्टार्टिंग में ही लिख के रखा है, आपको ये टोटल इनपुट टैक्स किसका लेना है, कैपिटल गुड्स विच आर फॉर कॉमन यूज एंड हुज यूजफुल लाइफ इज रिमेनिंग इन दिस टैक्स पीरियड। तो दोनों चीजें देखना, कॉमन यूज वाले कैपिटल गुड्स ही होने चाहिए और उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है। तो अगर अपने पास 5 कैपिटल गुड्स हैं, उसमें से पहले 2 वाले तो हट गए कैटेगरी ए और बी, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव यूज हो रहे हैं,
एक्सक्लूसिव अपने को नहीं लेना है, कॉमन वाले लेने हैं, तो अपना थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये वाले कैपिटल गुड्स कॉमन वाले हैं। लेकिन इसमें भी आपको दूसरी चीज देखनी है, क्या उनकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बाकी है? आंसर इज यस। 60 मंथ्स की रिमेनिंग 60 मंथ्स की यूजफुल लाइफ होती है इन टोटल। तो थर्ड वाला तो मैंने अभी खरीदा है सितंबर मंथ में, तो इसकी तो होगी। और फोर्थ और फिफ्थ मतलब स्विच ओवर केस 1 और 2 ये दोनों मैंने 2021 में ही खरीदे हैं, तो इनका भी अभी यूजफुल लाइफ बाकी है, 5 साल की लाइफ होती है, तो इनमें भी बाकी है। तो इन शॉर्ट तीनों में यूजफुल लाइफ बाकी है। तीनों अपन टीसी के लिए लेंगे, A1 A2 A3 करके नाम देंगे। मेरा कैटेगरी सी वाला 9 लाख रुपए, ये मेरा A1 है। स्विच ओवर केस वन वाला जो 18 लाख रुपए का, ये मेरा A2 हो जाएगा। एंड लास्ट वाला जो स्विच ओवर केस 2 है 4,50,000, ये मेरा A3 वाला वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है, नीचे टीएम के टाइम पे वापस कंप्यूट करने में काम आएगा। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 3, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टीसी अपने को अपन कंप्यूट कर लिया अलग अलग। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, इसमें कंप्यूट करना है कॉमन क्रेडिट पर मंथ, ये होता है टीएम। और टीएम की कंप्यूटेशन वहां पे मैंने ब्रैकेट में लिख के भी रखी हुई है स्टार्टिंग में कि भाई जो भी टीसी है, टीसी डिवाइड बाय 60 करोगे, आपका आंसर टीएम का आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल है। थर्ड, पहले दो में तो आएगा ही नहीं क्योंकि वहां पे टीसी नहीं होता। थर्ड वाला जो मेरा कैटेगरी सी वाला कैपिटल गुड्स है 9 लाख डिवाइड बाय 60, मेरा टीएम आ जाएगा 15,000। उसके बाद फोर्थ वाला कैपिटल गुड्स जो 18 लाख मेरा आईटीसी है, उस पर 18 लाख डिवाइड बाय 60, यहाँ पे मेरा 30,000 आ जाएगा टीएम का अमाउंट। एंड लास्ट वाला 4,50,000 डिवाइड बाय 60, यहाँ पे मेरा टीएम का अमाउंट आ जाएगा 7,500। ठीक है, तो ये तीनों के अलग अलग मेरे टीएम आ गए। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। लास्ट है पॉइंट नंबर 5, दैट इज अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट टू एग्जाम सप्लाईज। ये टीई का अमाउंट है। अब टीई कंप्यूट करने के लिए अभी आपने जितना भी टीएम कंप्यूट किया, टीएम प्लस टीएम प्लस टीएम ले लेना, मल्टीप्लाइड बाय ई बाय एफ। सारे टीएम को एक साथ जोड़ेंगे तो उसको वैल्यू को बोला जाता है टीआर, एग्रीगेट ऑफ ऑल दी टीएम्स। तो टीई का फाइनल फॉर्मूला वहां पे ग्रे में लिखा हुआ है, टीई इज इक्वल टू टीआर इंटू ई बाय एफ। ई बाय एफ जैसे आप रूल 42 में यूज करते थे वैसे ही आपको लेना है। एग्जाम सप्लाईज ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड डिवाइड बाय एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। तो जैसे आप ऊपर रूल 42 में लेते थे वैसे ही लेना है। एग्जाम सप्लाईज के लिए सेक्शन 17(3) देखना। लेकिन ये जब पूरा टी आपका आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा रूल 43 का, ये जो अमाउंट आएगा दिस अमाउंट, ये आपका इनएलिजिबल क्रेडिट है एक तरीके से। दिस अमाउंट इज टू बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन एवरी मंथ अलोंग विद इंटरेस्ट। क्योंकि ये आपका इनएलिजिबल क्रेडिट है, ये कॉमन क्रेडिट का हम अपोर्शन करके वो अमाउंट निकाले हैं जो आपको नहीं मिल सकता था, इनएलिजिबल था। ये वाला अमाउंट अपने को रिवर्स करना होगा, वापस देना पड़ेगा एड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। वहां पे नोट्स में प्रिंट नहीं हुआ है तो मेरे इसमें नहीं दिख रहा, बट तुमको जो शीट में दूंगा उसमें तुमको वो नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा रूल 43 यहाँ पे खत्म होता है। एक बार इसका एग्जाम्पल देख के आ जाओ, और बाकी मैं बाद में जो पूरा सेक्शन 17(4) है लास्ट वाला वो कवर कर लेता हूँ, और उसके बाद पूरा आईटीसी रिविजन खत्म। लास्ट है पॉइंट नंबर 5, यू हैव टू कंप्यूट क्रेडिट विच इज एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई, टीई। टीई होता है टीआर इंटू ई बाय एफ। लेकिन अब यहाँ पे मैं तीनों का एक साथ मिला के कंप्यूट करूंगा। तीनों का मिला के एक साथ मतलब टीएम प्लस टीएम प्लस टीएम इंटू ई बाय एफ। सारे टीएम को जोड़ देते हैं तो ये होता है टीआर इंटू ई बाय एफ। एंड लास्टली अगर मॉनेटरी टर्म्स में बोले तो 15,000 प्लस 30,000 प्लस 7,500 मल्टीप्लाइड बाय ई बाय एफ। ई बाय एफ मैंने अज्यूम किया है, दैट इज 20 लाख डिवाइड बाय 80 लाख, ये अज्यूम फिगर है। ये सब कंप्यूट करने के बाद आपको टीई आएगा 13,125। ये आपको टी वाला अमाउंट ऐड करना है, ऐड टू दी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एवरी मंथ। जो भी टी का अमाउंट हर मंथ में कंप्यूट करके आए देखना पड़ेगा, जो भी आएगा वो अमाउंट वो ऐड करना है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में एवरी मंथ अलोंग विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये पांचों आपकी कैलकुलेशंस हो गई। ये पूरा रूल 43 का एग्जाम्पल कवर हो गया। एक बार पॉज करके ये पूरी शीट को अगर देख लो, तुम्हारा रूल 43 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नाउ गोइंग बैक टू नोट्स और बाकी चीजें कवर अप कर लेते हैं। लास्ट प्रोविजन है सेक्शन 17(4) का, ये ऑप्शनल प्रोविजन है बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी के लिए। पॉइंट 1 में बोला गया कि भाई बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी है, इनके पास ऑप्शन है या तो ये रूल 42, 43 को कंप्लाई करे, ईदर दे शुड कंप्लाई विद दैट, और अगर उस जमेले में नहीं पढ़ना है देन दे हैव द बेटर ऑप्शन कि भाई अवेल ओनली 50% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी और बाकी का 50% विल लैप्स। सो दे विल हैव टू रिस्ट्रिक्ट देयर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी टू 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। अब एक बार समझना, एलिजिबल आईटीसी उसका 50% लेना है, टोटल का नहीं। जितना एलिजिबल है वो ले लो, उसका बाकी का 50% लैप्स हो जाएगा, वो आप नहीं ले सकते। पॉइंट 4 में बोला गया कि पॉइंट 4 में एक बार ऑप्शन ले लिया तो दैट ऑप्शन कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट ईयर में चेंज कर लेना, लेकिन एक बार आपने जो चूज कर लिया आपको उसी को फॉलो करना होगा। अब सेकंड पॉइंट में बोला गया कि फॉलोइंग क्रेडिट्स विल बी नॉट अलाउड। दो ऐसे क्रेडिट्स हैं जो आपको बैंक्स को नहीं मिलेंगी अगर वो इस सिस्टम में आ रहे हैं, ये वाला फॉलो कर रहे हैं।
ऐसी इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज विच आर यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस, ऐसे इनपुट सर्विसेज पे आईटीसी नहीं ले सकते। एंड सेकंड, ऐसी इनवर्ट सप्लाईज जिन पे आईटीसी ब्लॉक्ड है अंडर सेक्शन 17(5), तो सेक्शन 17(5) ब्लॉक टेरिटरी पे आप नहीं ले सकते। और थर्ड वाले पॉइंट में बोला गया कि फुल आईटीसी विल बी अवेलेबल ऑन द फॉलोइंग, तो नीचे जो दिए गए हैं पॉइंट नंबर 3 में, उस पर फुल आईटीसी मिलेगा। मतलब ऐसी कोई सप्लाई विच इज प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द सेम फ्रॉम अनदर रजिस्ट्रेशन अंडर द सेम पैन, तो एक ही पैन पे इसकी जो दूसरी रजिस्ट्रेशन होगी उस पे अगर ये कोई भी सप्लाईज लेंगे उस पे 100% आईटीसी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का एक ब्रांच एक ही पैन पे, एचडीएफसी बैंक का जो दूसरा ब्रांच है अगर उससे कोई इनवर्ट सप्लाई सर्विसेज लेते हैं तो उस पे वो आईटीसी पूरा आईटीसी ले सकते हैं, 50% वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अब एक बात समझो, जो भी इनका टोटल आईटीसी, उसमें से पॉइंट नंबर 2 में जो दो चीजें बोली है वो माइनस कर देना, उस पे नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 माइनस कर देना, उसको तो 100% मिलेगा, तो उसको 50-50 क्यों करना है? तो दो चीजें हैं जो आपको कुछ भी नहीं मिलेगी, एक चीज है जो आपको पूरा मिलेगी, तो ये दोनों को हटा दो, पॉइंट नंबर 2 और 3 वाला। अब जो बचेगा ये होगा तुम्हारा एलिजिबल आईटीसी, इसका आप 50% ले सकते हो। ठीक है, इसका 50% ले सकते हो। ये बात थी, ये सेक्शन 17(4) था। इसी के साथ पूरा तुम्हारा यहाँ पे आईटीसी रिवीजन खत्म होता है, पार्ट 2 भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सारे प्रोविजन देख लिए। ठीक है, अब तुमको यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूंगा, इसके बाद में प्रॉब्ली रजिस्ट्रेशन या फिर रिफंड चैप्टर में स्टार्ट करूंगा। ये आप अच्छे से कवर कर लेना, अब बिल्कुल कम टाइम बचा है, 1 महीना बचा है, अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर स्टडी टाइम। ऐसे ही पढ़ते रहो और इस बार तुम पक्के से क्लियर हो जाओगे। ठीक है, सी यू सून विद अनदर रिवीजन वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।